स्टूडेंट्स, आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। यह मॉडर्न फिजिक्स का एक पार्ट्स है जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉलेज की दृष्टि से भी और मार्क्स की दृष्टि से भी। चैप्टर शुरुआत करने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि हमारे लिए ये चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है, कितना पढ़ना चाहिए, कितना मेहनत करना चाहिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे ये चैप्टर से चाहे कंपटीशन हो या बोर्ड हो, कितना मार्क्स तक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रश्न पूछे जाते हैं। जब देखें तो अगर हमने मेरा रिसर्च कहता है, हमने जो रिसर्च किया उसमें पाया है कि बोर्ड, अगर चाहे बिहार बोर्ड की बात करें या किसी बोर्ड की बात करें, 10 मार्क्स तक 10 नंबर तक इस चैप्टर से आना कंपलसरी होता है, आना जरूरी होता है। अगर हम आईआईटी और या नीट की बात करें तो 8 से लेके 12 मार्क्स तक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी कहने का मतलब यह चैप्टर मार्क्स की दृष्टि से हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, इस चैप्टर को ध्यान से पढ़िएगा, सोच समझ के पढ़िएगा और समझते हुए पढ़िएगा। तो चैप्टर की शुरुआत करने से पहले हमेशा की तरह इस बार भी हम सबसे पहले सिलेबस को इंट्रोड्यूस करेंगे कि इतने दिनों में, इतने समय में हम क्या-क्या पढ़ेंगे, किस-किस टॉपिक को कवर करेंगे, हमें हमारे सिलेबस के अंदर क्या-क्या पढ़ना है। अगर हम बात करें सिलेबस की, तो सबसे पहले हम पढ़ाऊंगा क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड अकॉर्डिंग टू द कंडक्टिविटी, यानी चालकता के आधार पर, यानी कंडक्टिविटी के आधार पर सॉलिडो पदार्थ का वर्गीकरण, यानी सॉलिड पदार्थ को कितने भाग में बांटा गया है। उसके बाद हम पढ़ाएंगे आपको सेमीकंडक्टर, टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर। उसके बाद पढ़ाएंगे डोपिंग। उसके बाद हमारे पास है पीएन जंक्शन, डायोड, टाइप्स ऑफ डायोड, एलईडी, जेनर डायोड्स एंड फोटो डायोड्स। इसके बाद हमें पढ़ाना है रेक्टिफायर, ट्रांजिस्टर, गेट। अगर हम देखें तो हमारे कोर्स के अंदर मात्र 5 तरह के गेट पढ़ना है। वो है एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, नैंड गेट एंड नॉर गेट। बट यहाँ पर हम अपने 2 एक्स्ट्रा गेट पढ़ाने जा रहे हैं, जिसमें है एक्सऑर गेट है और एक्स नॉर गेट है, सिर्फ और सिर्फ नॉलेज पर्पज के लिए, केवल आपके पास नॉलेज होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, एम्पलीफायर है और आगे है ऑसिलेटर। जब हमारे पास चैप्टर खत्म हो जाएंगे तो हमारे पास न्यूमेरिकल सेशन शुरू होगा, जिसमें हम आपको न्यूमेरिकल्स बनाने के लिए असाइनमेंट देंगे और आपको न्यूमेरिकल्स को सोल्व करके आपको व्हाट्सएप नंबर पर भेजना है। किसी तरह का दिक्कत आता है, किसी तरह का प्रॉब्लम्स आता है, तो हम सारे प्रॉब्लम्स को दूर करेंगे, सारे प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं चैप्टर को इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। सबसे पहले हम इस शब्द को ही समझ लेते हैं, क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, किसे कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। हमारे आसपास ना जाने कितने डिवाइसेस हैं, बट किसको कहेंगे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस और किसको कहेंगे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस नहीं है। तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पहचान करने का सबसे आसान तरीका है कि ऐसा डिवाइस जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स के मिलने से बना होता है, ऐसा डिवाइस जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स के मिलने से बना होता है, ऐसा डिवाइस जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स के मिलने से बना होता है। तो फिर वही सवाल उठता है कि सर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स क्या है। जब देख लीजिए ना, हम जो भी इस चैप्टर में पढ़ाएंगे वो सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स ही पढ़ाएंगे। जैसे में एग्जांपल, डायोड एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स है। ट्रांजिस्टर एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स है। गेट इज द इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स। ऑसिलेटर इज द इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स। और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो रेक्टिफायर भी आपका इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स के अंदर ही आता है। तो सर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होता क्या है, क्यों लगाए जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, इसका वर्क क्या होता है। चलिए इसके वर्क को समझते हैं, क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स होता है। चलिए इसके वर्क को पहले समझ लेते हैं। ये आप देख लीजिए। चलिए इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट समझाने से पहले हम आपको कह देना चाहता हूं, जो हमारा पढ़ाई हमेशा चाहे क्लासरूम हो या क्लास के बाहर हो, 2 मोड में होता है। सबसे पहला हमारा है लर्निंग मोड, अब दूसरा है राइटिंग मोड। लर्निंग मोड क्यों कंपलसरी है, अगर हम किसी चीज़ को लर्न कर जाते हैं तो कहीं पर भी मार्क्स लाना हो या इंटरव्यू हो, कहीं पर भी हमारे लिए आसान बन जाता है। राइटिंग कंपलसरी है, पार्ट्स नहीं होता है। राइटिंग आपकी मर्जी, लिखिए या ना लिखिए, लेकिन लर्निंग मोड काफ़ी इंपॉर्टेंट मोड होता है। इसमें आपको हर हालत में कंटेंट को देखना है, सीखना है और समझना है। तो हम समझाने जा रहे थे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। क्या है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, चलिए समझते हैं क्या है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस और क्या है इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स। अगर हम बात करें, इसे समझाने के लिए हम सिंपल एक डायग्राम शो करते हैं। डायग्राम से आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। जब देखते हैं, इसे देखते हैं, या देखिएगा, ध्यान से देखिएगा इस डायग्राम को बड़ा ध्यान से देखिएगा। इस डायग्राम को बड़ा ध्यान से देखिएगा।
इस डायग्राम को बड़ा ध्यान से देखिएगा। आपके सामने दो इलेक्ट्रिकल सर्किट्स है। इस सर्किट को बड़ा ध्यान से देखिएगा और इस सर्किट को बड़ा ध्यान से देखिएगा। इसमें हमने एक रजिस्टर लगाया है, रजिस्टर को हमने R से दिखाया है। इसमें एक बैटरी है जिसके वोल्टेज को हमने V से दिखाया है। यहाँ पर भी एक रजिस्टर है जिसके रेजिस्टेंस को हमने R से दिखाया है। यहाँ पर बैटरी है जिसके वोल्टेज को हमने V से दिखाया है। लेकिन यहाँ पर हमने एक कंपोनेंट एक्स्ट्रा यूज किया है जिसको हम डायोड कह रहे हैं, डायोड कह रहे हैं, डायोड कह रहे हैं। अगर दोनों सर्किट में फर्क देखा जाए तो फर्क साफ दिख रहा है। जैसे आप बैटरी कनेक्ट किए दोनों सर्किट में तो विद्युत धारा का बहाव शुरू हो गया। लीजिए, विद्युत धारा का बहाव यहाँ भी शुरू हो गया और विद्युत धारा का बहाव यहाँ भी शुरू हो गया। देखिए सर, दोनों विद्युत धारा में फर्क दिख रहा है। ये विद्युत धारा के ऊपर किसी चीज का कोई कंट्रोल नहीं है। ये विद्युत धारा अनकंट्रोल्ड है, अनकंट्रोल्ड है। इसमें किसी तरह का कोई भी कंट्रोलिंग कंपोनेंट्स नहीं डाला गया है। लेकिन हम इसकी बात करें तो यहाँ पर एक करेंट कंट्रोलिंग कंपोनेंट डाला गया है जो विद्युत धारा को नियंत्रित करता है, बिल्कुल कंट्रोल में फ्लो करता है, बिल्कुल कंट्रोल करता है। यहाँ जो डायोड होता है विद्युत धारा को कंट्रोलिंग कंपोनेंट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो हम कह सकते हैं ये जो डायग्राम बना गया है, ये जो सर्किट बनाया गया है, यह इलेक्ट्रॉनिक सर्किट कहलाएगा। बट ये जो सर्किट बनाया गया यह इलेक्ट्रॉनिक सर्किट नहीं कहा जाएगा, क्योंकि यहाँ पर विद्युत धारा को कंट्रोल करने वाला कोई भी डिवाइस या कंपोनेंट का उपयोग नहीं किया गया है। देखिए, अगर हम यहाँ बात करें तो यहाँ पर करंट का कंट्रोल करने वाला एक डिवाइस का उपयोग किया गया जिसको हम डायोड कहेंगे। तो सवाल उठता है, सर डायोड करंट कंट्रोल करता है तो कैसे करता है? तो इसके बारे में हम आगे चल के देखेंगे। काफ़ी डीप में पहले कर चुका हूँ कि आपको डीप में पढ़ाऊंगा, अभी नहीं, इसको आगे देखूंगा। तो इसका मतलब कह सकता हूँ यह इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है और यह इलेक्ट्रॉनिक सर्किट से नहीं है। तो चलिए, तो सर आखिर में जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स होते हैं वो करते क्या हैं? क्यों करंट कंट्रोल करता है? करंट कंट्रोल करने का मकसद क्या होता है? तो आपको बता दूं, करंट कंट्रोल करने का केवल दो मकसद होता है। दो वजहों के कारण करंट को कंट्रोल किया जाता है। उसमें एक वजह होता है प्रोसेसिंग, एक वजह होता है प्रोसेसिंग, डेटा प्रोसेसिंग इसे कर सकते हैं। एक वजह होता है प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग और दूसरा वजह होता है एनालिसिस। कहने का मतलब है जहां पर प्रोसेसिंग और एनालिसिस दो फंक्शन काम करते हैं तो वहां पर हमें करंट कंट्रोल डिवाइस की आवश्यकता पड़ती है। जैसे एग्जांपल अगर हम बात करते हैं, हमारा एसी की बात करते हैं, कंप्यूटर्स की बात करते हैं, रोबोट्स की बात करते हैं, मोबाइल फ़ोन की बात करते हैं, इन सभी डिवाइस के अंदर, इन सभी डिवाइस के अंदर करेंट कंट्रोलिंग एलिमेंट्स लगाया जाता है जिसका सिर्फ एक ही पर्पस होता है, जिसका सिर्फ एक ही मकसद होता है, डेटा को प्रोसेस करना और डेटा को एनालिसिस करना। इसी वजह से हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस क्या होता है। यानी सिंपल शब्द में कहूँ कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एक डिवाइस होता है जिसके अंदर करेंट कंट्रोलिंग एलिमेंट्स लगाया जाता है फॉर डेटा एनालिसिस एंड प्रोसेसिंग पर्पस। यानी डेटा को एनालिसिस और प्रोसेस करने के लिए जो एलिमेंट्स का उपयोग किया जाता है उसे हम करंट कंट्रोलिंग एलिमेंट्स कहते हैं और ऐसे डिवाइस को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। अगर हम इसकी एग्जांपल्स की बात करें, इसके उदाहरण की बात करें, हम इधर इसके उदाहरण की चर्चा कर चुका हूँ। इसमें एसी, इन्वर्टर्स, टीवी, रोबोट्स, कंप्यूटर्स, ये मोबाइल फ़ोन, ये सब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के अंदर ही आते हैं। इसका मतलब हमने समझा है कि क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। अब चलते हैं सिलेबस की ओर बढ़ते हैं, हम चलते हैं सिलेबस की ओर बढ़ते हैं, आइए ना चलते हैं। किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का जो मैन्युफैक्चरिंग होता है, जो बनाया जाता है, उसे बनाने के लिए एक खास प्रकार के हायरार्की का उपयोग करते हैं, खास प्रकार की हायरार्की का उपयोग करते हैं, खास प्रकार के पैटर्न का उपयोग करते हैं। इसमें जब हम पैटर्न लिखने जा रहा हूँ, सबसे पहले क्या करते हैं, हमारे पास होता है सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर सबसे पहला होता है हमारे पास सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर से के बाद आता है हमारे पास आता है डायोड, डायोड या आता है ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर,
ट्रांजिस्टर, यानी कह सकता हूँ सेमीकंडक्टर का उपयोग किया जाता है डायोड या ट्रांजिस्टर बनाने में किया जाता है। इसके अलावा डायोड का जो उपयोग किया जाता है, डायोड या ट्रांजिस्टर का जो उपयोग किया जाता है गेट बनाने में किया जाता है। गेट 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 बनाने में किया जाता है। गेट का उपयोग किया जाता है चिप बनाने में, यानी बहुत सारे गेट्स को मिला दिया जाए तो एक चिप्स का फॉर्मेशन करता है, और बहुत सारे चिप्स को अगर मिला दिया जाए, तो बनता है इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड इंटीग्रेटेड सर्किट इंटीग्रेटेड सर्किट जिसको आम भाषा में आईसी कहते हैं, और इंटीग्रेटेड सर्किट, बहुत सारे इंटीग्रेटेड सर्किट को मिला दिया जाता है, हमारे सामने बनता है माइक्रो प्रोसेसर। और हमने बहुत दिनों से माइक्रो प्रोसेसर के नाम सुना है। डिवाइस मोबाइल खरीदने जाते हैं तो सबसे पहले यही पूछते हैं, भैया बताइए इसके बारे में, माइक्रो प्रोसेसर के बारे में बताइए। इसका मतलब है कि जितना भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं वहाँ पर यह कंपोनेंट जरूर होगा, माइक्रो प्रोसेसर जरूर होगा। माइक्रो प्रोसेसर को दूसरे शब्दों में आर्टिफिशियल ब्रेन कहा जाता है, मतलब कि कृत्रिम दिमाग कहा जाता है, जिसे आर्टिफिशियल ब्रेन या कृत्रिम दिमाग कहा जाता है। ये इंसान की तरह सोचता है, लेकिन फ़र्क इतना होता है कि एक इंसान अनलिमिटेड सोच सकता है, लेकिन जो माइक्रो प्रोसेसर होता है केवल उतना ही सोच सकता है जितना हम इसे सोचने के लिए कहते हैं, यानी लिमिट मात्रा में ही सोच सकता है। तो ये हमारा हायरार्की है किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को बनाने के लिए। यानी हमारे पास सेमीकंडक्टर है, सेमीकंडक्टर डायोड और ट्रांजिस्टर का निर्माण करता है, डायोड और ट्रांजिस्टर गेट का निर्माण करता है, और बहुत सारे गेट्स को मिला देने पर चिप्स का निर्माण हो जाते हैं, और बहुत सारे चिप्स को आपस में इनबिल्ट कर दिया जाए तो इंटीग्रेटेड सर्किट का निर्माण करता है, जिसको आपको पढ़ना आईसी कहा जाता है। और बहुत सारे इंटीग्रेटेड सर्किट को मिला देने पर आपको माइक्रो प्रोसेसर बनता है। अगर हम सिलेबस की बात करें, तो यह सेमीकंडक्टर, डायोड, ट्रांजिस्टर और गेट, यह हमारा 12th क्लास का सिलेबस है। ये सब चीज़ें हम आपको पढ़ाएंगे, 12th क्लास में पढ़ाएंगे। लेकिन अगर हम इंटीग्रेटेड सर्किट एंड माइक्रो प्रोसेसर की बात करें तो यह हमारा इंजीनियरिंग का सिलेबस है, यानी कह सकता हूँ बीटेक। कभी भी आपको बीटेक करने का मौका मिलेगा तो आपको बीटेक में ये पढ़ाया जाएगा इंटीग्रेटेड सर्किट्स क्या होता है, चिप्स क्या होता है, और माइक्रो प्रोसेसर्स क्या होता है। तो इसका मतलब कह सकता हूँ यह हमारा बीटेक का सिलेबस है। मतलब कि यह हायर स्टडी में आता है, और यह चीज़ें आपको बेसिक स्टडी में आता है। यानी 12th क्लास में जो पढ़ना है बेसिक्स पढ़ना है, और ये सब चीज़ जो पढ़ना है आपको हायर स्टडी में आता है। जब आप कहीं से बीटेक करने जाइएगा तो आपको वहाँ पर ये सब चीज़ें पढ़ाया जाएगा। तो इसका मतलब है कि ओवरऑल अगर एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दें तो इसका मतलब ओवरऑल हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है सेमीकंडक्टर पढ़ना है, वो हमें डायोड पढ़ना है, वो हमें ट्रांजिस्टर पढ़ना है, हमें गेट पढ़ना है, वो हमें ये चीज़ हमें पूरा सिलेबस में कवर करना है। चलिए अब शुरुआत करते हैं, अपने चैप्टर को शुरुआत करते हैं। आइए शुरुआत करते हैं अपने चैप्टर्स का। अगर हम सिलेबस की बात करें तो सिलेबस में जो सबसे पहला टर्म दिया गया था, सबसे पहले टॉपिक मेंशन किया गया था, वो था क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स अकॉर्डिंग टू द कंडक्टिविटी। कोई नई बात नहीं है। एक पदार्थों का वर्गीकरण बहुत आधार पर किया गया है। अगर हम स्टेट के आधार पर करें तो एक पदार्थ को सॉलिड, लिक्विड और गैस 3 भागों में बांटा गया है। अगर पदार्थ का वर्गीकरण मैग्नेटिक बिहेवियर के आधार पर करें तो फेरोमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक एंड पैरामैग्नेटिक। उसी तरह एक सॉलिड पदार्थ का, एक ठोस पदार्थ का अगर वर्गीकरण करें इलेक्ट्रिसिटी के आधार पर करें, यानी विद्युत के आधार पर करें, तो इसे 3 भागों में बांटा गया है।